हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट शिक्षर एपिसोड के 8वें एपिसोड में बुद्धि निर्माण एवं बुद्धि परीक्षण के ऊपर आधारित कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सीटेट शिक्षर एपिसोड 6 प्रश्नों का एपिसोड आता है और प्रत्येक चैप्टर का डिटेल स्टडी पहले होता है और उसके बाद हम उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सिलेक्टिव सेट लाते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह आपकी अवधारणाओं को क्लियर करने में साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में एक उपयुक्त कदम है। और जिस तरह से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में फेसबुक के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, अब तो हजारों की संख्या में आने लगे हैं और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, थैंक यू कहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लिव वाइगोत्स्की। आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सवाल है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यानी कि जब कोई बच्चा किसी काम को सीखता है तो शुरुआत में उससे त्रुटियां ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बार बार वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे उसकी गलतियां कम होने लगती हैं। तो यह जो सिद्धांत है, यह विचार है, किसके द्वारा दी गई है? तो आप लोगों को याद होगा कि यह इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड लुईस थॉर्नडाइक। इन्होंने ही प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्न में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शंस है, शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, अच्छी अधिगम प्रणाली के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सवाल है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्न में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? अब ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे और जो जो कथन सही होते जाएंगे उसको हम सही टिक करते जाएंगे। शैक्षिक मार्गदर्शन करना, शैक्षिक मार्गदर्शन, तो ये सही उपयोग है, सही है। बुद्धि परीक्षण के बालक के विकास के दृष्टिकोण से यह सही है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। आपने IQ टेस्ट कर लिया 30 बच्चों का, 30 में से पता चला कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ बढ़िया है, तो क्या आप उन 22 को छोड़ करके इन 8 पर ही विशेष ध्यान दीजिएगा? ये गलत है, यह कथन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छी अधिगम प्रणाली के लिए बुद्धि परीक्षण करना। जी हाँ, अच्छी अधिगम प्रणाली के लिए बुद्धि परीक्षण करना चाहिए। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, ये भी होना चाहिए। और इसी के लिए सेक्शंस होते हैं क्लास में, और यदि 30 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो क्या करना चाहिए कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देना चाहिए, सेक्शन बांट देना चाहिए। और फिर पता चल जाता है कि सेक्शन ए में अच्छे बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं, सेक्शन बी में कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं। फिर उसके अनुसार से अपना जो है लेसन प्लान, लर्निंग प्लान, जो भी आपको TLM वगैरह रेडी करना है, ताकि हम अच्छे तरीके से उन बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ा सके, उसके लिए प्रयास कर सके, तो वो करेंगे। तो इस प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है,
आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बालक क्या है? मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है, अति श्रेष्ठ बुद्धि है, उच्च सामान्य बुद्धि है। आपका समय शुरू होता है अब। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया होगा। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस श्रेणी में आएंगे? तो आपको बैचलर का चार्ट याद रखना है। बैचलर के चार्ट के अनुसार ही सवाल पूछे जाते हैं। तो बैचलर के चार्ट में 130 से अधिक जो है वो अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, निम्न में से कौन से बुद्धि की परिभाषा नहीं है? यहाँ पे परिभाषा नहीं है, इस पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन बुद्धि कार्य करने की विधि है। दूसरा ऑप्शन बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तीसरा ऑप्शन जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। चौथा ऑप्शन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सोचकर इसका जवाब दीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक आंसर सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है कि कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। आप लोगों ने यदि डिटेल क्लास देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि यह परिभाषा है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह वुडवर्थ की परिभाषा है। दूसरा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह भी परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा है। तीसरा ऑप्शन है जीवन अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, तो यह रायबर्न की परिभाषा है। तो ये तीनों परिभाषा हो गया, तो ये चौथा परिभाषा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन चौथा नंबर सही होगा, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है, ये गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्न में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? ऑप्शन है परिणाम के आधार पर सुधार करने के लिए परामर्श देना। दूसरा ऑप्शन है परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जल्दी से सोच करके बताइए, आप लोग का समय होता है शुरू अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। एक अच्छे शिक्षक के रूप में बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद किस व्यवहार से बचना चाहिए, कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए? नहीं का ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन देखिए क्या, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। आपने 30 बच्चों का बुद्धि परीक्षण लिया, उसमें से देखा कि कुछ बच्चों का बुद्धि परीक्षण जो है वो कमजोर है, कुछ बच्चों का IQ कमजोर है, तो क्या आप उन्हें सुधार के लिए परामर्श देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ये कथन सही है, ऑप्शन अभी सही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। आपने जिन बच्चों का IQ टेस्ट लिया उनमें से जो कम बुद्धि वाले बच्चे हुए, तो क्या आप उन बच्चों को कठिन कार्य करने से रोकेंगे? क्या आप उन्हें गणित सीखने से रोक दोगे? क्या ऐसा करना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ये कथन गलत है। तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, यानी कि आप बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हम बच्चों का सहयोग लेकर के कोई अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यह भी बिल्कुल गलत है कि आप यदि बुद्धि परीक्षण लेते हैं और बुद्धि परीक्षण के परिणाम पर कोई कार्य नहीं करेंगे तो इस व्यवहार से भी बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ये सही होगा, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के छठे प्रश्न की ओर, जो होगा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। सवाल है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब जल्दी से सोचकर जवाब दीजिए इस छठे सवाल का और बन जाइए आज का शिक्षक किंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक इस सवाल का आंसर दे दिया होगा। चलिए जांच लेते हैं कि क्या आप आज के शिक्षक किंग बन चुके हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि यह किससे संबंधित है? यह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, उसी से संबंधित है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो आज का शिक्षण एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आज का सीटेट शिक्षण लगा दिया होगा। तो यदि आपने लगा दिया है तो कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप आज के सीटेट शिक्षक किंग बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।